हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। इससे पहले हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ लिए हैं और उसके सारे न्यूमेरिकल्स भी लगा लिए हैं। उस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने उसे अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है तो नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके पहले वो दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। आज हमें पढ़ना है टॉपिक सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जो हमें पढ़नी है वो दो तरह की सॉल्युबिलिटी पहले हमें पढ़नी है। पहले सॉलिड को सॉल्युबल करना है लिक्विड में, फिर गैस को लिक्विड में सॉल्युबल करना है। लेकिन इनके पहले हमें सबसे पहले सॉल्युबिलिटी टर्म को पढ़ लेना है। तो आइए समझिए सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो सॉल्युबिलिटी के लिए सबसे पहले हमें एक लैब में जाकर एक बीकर लेना है। ये बीकर ले लिया, या कोई पॉट ले लिया जिसमें हमें कुछ रख सकें। अब हमें करना है, इसमें हमें स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का इसमें भरना है। स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भर लिया। स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब है मोस्ट केसेस में आपको पता है 1 लीटर वाटर ही लिया जाता है। जनरली सॉल्वेंट में जो फेमस है वो क्या है, वाटर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 लीटर वाटर ले लिया। 1 लीटर का मतलब स्पेसिफाइड अमाउंट ही इसे लेना है। अब हमें क्या करना है, इस स्पेसिफाइड अमाउंट में हमें कुछ सोल्यूट डिसॉल्व करना है। मतलब कि इसमें क्या डिसॉल्व करेंगे, सोल्यूट डिसॉल्व करेंगे। सोल्यूट डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा इसमें, फिर और डिसॉल्व करेंगे और घुल जाएगा, घोलते जाएंगे। इसे तब तक घोलना है जब तक कि घुलना बंद ना हो जाए। मतलब कि इसमें क्या करना है, कह दो इसमें हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व कर देना है। यानी कि हमें क्या करना है, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व कर देना है। यानी कि कुल मिला के अगर कहा जाए तो हम क्या बना रहे हैं, कह दो हम बना रहे हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। हमें एक लाइन में हम कह सकते हैं कि हमें क्या करना है, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। सपोज करो कि 30 डिग्री सेल्सियस पर हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 1 लीटर वाटर में हम देख रहे हैं कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होता है। तो सपोज करो 1 लीटर में, सपोज दैट 1 लीटर में मान लिया 40 ग्राम सोल्यूट 1 लीटर में डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व होने के बाद फिर हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, 80 डिग्री कर दिया। तो आपको मालूम है ये 40 डिग्री बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमें टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यानी कि हमें क्या करना है, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेना है और हमें स्पेसिफिक कंडीशन रखना है। अगर टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर को भी स्पेसिफाइड कर देना होगा 30 डिग्री सेल्सियस पे। अगर हम इसमें गैस डिसॉल्व करेंगे तो स्पेसिफाइड प्रेशर रख देना होगा। यानी कि अब जरा देखिए तो, यानी कि यहां पर जो स्पेसिफाइड कंडीशन है इसमें एक चीज और बढ़ा देना है, आपको टेम्परेचर और प्रेशर को भी स्पेसिफाइड कर देना है। तो कुल मिला के पूरा सिचुएशन समझ में आ गया। अब जरा समझिए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने बनाया है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इसमें डिसॉल्व किया गया है। अब इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उसी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। यानी हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट which can be dissolved into specified amount of solvent at specified condition। और इसमें थोड़ा सा और एक बात कर लेते हैं, इसमें हम चाहें तो वाटर को भी स्पेसिफाइड कर देंगे। यानी हम चाहें तो वाटर को चेंज करके कुछ दूसरा भी बता सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ स्पेसिफाइड सॉल्वेंट। तो अब हम इसका डेफिनीशन हम लिख देंगे। इसका डेफिनीशन यहाँ नीचे लिख सकते हैं। इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट which can be dissolved
which can be dissolved in a specified amount of specified solvent या specific solvent तो ये हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन कि इट इज अ मैक्सिमम, MAX लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिख दिया है, इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक सॉल्वेंट। अब देखिए एक चीज और इसमें हम पढ़ाना पड़ेगा, है ना, अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन में क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये आपका एक डेफिनेशन मिला सॉल्युबिलिटी का। तो कुल मिला के अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये एक डेफिनेशन आपको पता चला, लेकिन एक छोटा सा डेफिनेशन भी कह सकते हैं जो अचूक है, जिसे हम छोटे से एक लाइन में कह देंगे और वो भी उसे कोई काट नहीं सकता। क्या हो सकता है, जरा सोचो तो। आपको मालूम है इसी का कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। तो हम सॉल्युबिलिटी को ऐसे भी कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज अ कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक लाइन में बात खत्म हो गई। तो क्या लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी, दूसरी सॉल्युबिलिटी इज अ कंसंट्रेशन ऑफ solubility is a concentration of saturated solution तो कुल मिला के हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है और उसमें उसी का कंसंट्रेशन जो होगा उसी को क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। तो ये दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा वर्ड्स इसमें हैं, ये एक लाइन में है, सॉल्युबिलिटी इज अ कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब एक चीज़ आपको थोड़ा सा इसमें परेशान कर रहा होगा कि ये कंसंट्रेशन क्या है। तो कंसंट्रेशन टर्म आपने पहले वीडियो में पढ़ा है, बहुत सारे टर्म्स आपने पढ़े हैं। तो आपने पढ़ा था उसमें मोलैरिटी, तो इसमें कंसंट्रेशन में हम कुछ भी ले सकते हैं, मोलैरिटी ले सकते हैं, मोलैरिटी लेंगे। तो ये तो जो है अलग अलग कंडीशन, जैसे हेनरी लॉ में हम देखेंगे काई लेंगे, मोल फ्रैक्शन लेंगे, ठीक है, और कभी मोलैरिटी ले लेंगे, कभी मोलैरिटी ले लेंगे, है ना। अब एक चीज़ और भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा है स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हमने कहा जनरली 1 लीटर लिया जाता है, लेकिन अगर हम मोलैलिटी लेंगे तब ये 1 लीटर नहीं बल्कि 1 किलोग्राम लेंगे। तो कुल मिला के ये थोड़ा सा उस समय हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेंगे। कुल मिला के एक लाइन में ये डेफिनेशन आसान है, आसानी से इसे याद किया जा सकता है कि हम कह देंगे कि सॉल्युबिलिटी इज अ कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी हमें समझ में आ गई। अब हम आगे इसे पढ़ते हैं कि सॉल्युबिलिटी हमें कहाँ कहाँ पढ़ना है। तो बेटा इस सॉल्युबिलिटी को हमें 2 जगह पे पढ़ना है, बेसिकली 3 पढ़ना है, लेकिन पहले अभी 2 ही पढ़ेंगे। पहले क्या करना है, हमें किस में पढ़ना है, हमें पढ़ना है सॉलिड इन लिक्विड, पहला। दूसरा हमें क्या पढ़ना है, गैस इन लिक्विड, ये पढ़ना है। तो सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, तो सबसे पहले हम सॉलिड इन लिक्विड पढ़ेंगे, यानी कि हमें क्या करना है, किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करने पे कौन कौन सी टर्म्स यूज होते हैं उन्हें पढ़ना है, कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं वो पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, गैस इन लिक्विड पढ़ना है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए सॉलिड इन लिक्विड। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सॉलिड इन लिक्विड। तो चलिए सॉलिड इन लिक्विड हेडिंग लगा लेते हैं। हमें सॉल्युबिलिटी पढ़ना है किसका, सॉलिड इन लिक्विड का, ये रहा। तो इसमें हमें सबसे पहले वो टर्म्स पढ़ने हैं जो जो यहाँ पर यूज होते हैं। तो जो सबसे पहला टर्म है वो है डिसॉल्यूशन। तो डिसॉल्यूशन क्या होता है, तो डिसॉल्यूशन में हम कहेंगे कि हम कोई बीकर वगैरह ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। इसमें हमें करना क्या है, वाटर ले लेना है। वाटर तो आपको पता है, वाटर ले लेंगे तो वाटर के
एज ए सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे तो उसके पार्टिकल्स ऐसे होंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा सोल्यूट ऐड कर देना है। अब जरा सोचिए, अभी तो इसका कंसंट्रेशन कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं मिलाया गया है, लेकिन ज्यों ही हम इसमें सोल्यूट मिलाएंगे तो वो घुलना शुरू हो जाएगा। घुलना किसे कहते हैं, कह दो कि इसी के बीच बीच में सोल्यूट पार्टिकल भी आना शुरू हो जाएगा। तो होगा क्या, कह दो पहले हमने क्या लिया, सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट के बाद फिर उसमें मिला लिया हमने सोल्यूट, मिला लिया, सॉल्वेंट और सोल्यूट मिलाया, तो हुआ क्या, कह दो हुआ ये कि सोल्यूट इसमें आने लगा, मतलब कि कंसंट्रेशन इसका इंक्रीज होने लगा। यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलाने पर क्या होने लगा, इंक्रीमेंट इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देते हैं तो इस सॉल्यूशन में सोल्यूट का या इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन। या एक लाइन में हम कह सकते हैं कि अगर सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना शुरू हो जाए, उसके अंदर शिफ्ट होना शुरू हो जाए, तो हम उसको कहेंगे डिसोल्यूशन। अब अगला जो टर्म है वो है क्रिस्टलाइजेशन, इसका जस्ट अपोजिट। तो अगला टर्म है, तो इसी को हम डिसोल्यूशन की जगह यहां हम लिख देते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में अगला क्रिस्टलाइजेशन है, ओके, डबल एल क्रिस्टलाइजेशन। तो अभी तो आपने पढ़ा कि जब सोल्यूट पार्टिकल इसके बीच बीच में आएगा तो हम उसे डिसोल्यूशन कहेंगे। इसका उल्टा अगर कुछ ऐसा हो जाए कि इसमें सोल्यूट पार्टिकल निकलकर नीचे की तरफ सेपरेट आउट हो जाएं, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, तो लिखेंगे सोल्यूट पार्टिकल्स क्या हुआ है, आपस में कंबाइन हो गए हैं। सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन क्या हो गए हैं, कंबाइन हो गए हैं, कंबाइन होकर क्या हो गए हैं, नीचे बैठ गए हैं, सेटल डाउन हो गए हैं, या सेपरेट आउट हो गए हैं। क्या हो गए हैं, सेपरेटेड आउट हो गए। तो हम कहेंगे कि इफ इन एनी सॉल्यूशन solute particles in the solution combines and separated out, and this process is called crystallization। यानी कि सॉल्यूशन में सोल्यूट का आना डिसोल्यूशन, और ऐसा प्रोसेस जिसमें सोल्यूट पार्टिकल का इसमें से सॉल्यूशन में से बाहर निकलना, सेपरेट आउट होना, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। तो दो टर्म हमने पढ़ लिया, अब हमें थर्ड टर्म पढ़ना है जिसे हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो अब इसका मतलब है इक्विलिब्रियम कहाँ से आ गया, कह दो 11th की फिजिकल केमिस्ट्री में आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा था, वो यहाँ पर चलिए उसको थोड़ा सा अप्लाई करते हैं। तो बताइए क्या मिलाया आपने, कह दो आपने सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिलाया था, याद करिए। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिलाया था तो वो किस में बदलना शुरू हो गया था, आपने पढ़ा था ना, कंसंट्रेशन का बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी सोल्यूशन बनना शुरू हो जाता है, तो क्या बन जाता है, सोल्यूशन। यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलाने से सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन का बढ़ना, या सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर सॉल्यूशन का बन जाना क्या कहलाता था वहाँ, कह दो उसे कहते थे हम डिसोल्यूशन, उसे हम डिसोल्यूशन कहते थे। तो यानी सोल्यूट सॉल्वेंट मिलाएंगे सॉल्यूशन बनेगा, इसमें से सोल्यूट पार्टिकल निकल जाएगा तो फिर सोल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग हो जाएगा। उस प्रोसेस को क्या कहते थे, कह दो उसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते थे। तो अब जरा सोचिए, ये मिलकर ये बना रहा है, फिर अलग होकर के ये फिर बना दे रहा है, मतलब ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी है और बैकवर्ड, हालांकि ये फिजिकल प्रोसेस है लेकिन फिर भी चलिए, इसका मतलब आपने पढ़ रखा है कि ये क्या है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, और रिवर्सिबल प्रोसेस है, दोनों साइड में हो रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि डिसोल्यूशन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा, यानी क्रिस्टलाइजेशन के इक्वल हो जाएगा। इसी को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। और चूंकि इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है, आपने 11th में पढ़ा है, इसलिए हम इसे कहेंगे इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डिसोल्यूशन इज इक्वल टू क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो ये
3 टर्म हो गए। सबसे पहले डिसोल्यूशन, फिर क्रिस्टलाइजेशन, फिर थर्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम, अगला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपको बहुत अच्छे से पता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है ना। हम कहेंगे कि एक कुछ ले लेंगे बीकर वगैरह, बीकर में हम वाटर ले लेंगे, स्पेसिफाइड अमाउंट सोल्यूट घोलते जाएंगे, जब घुलना बंद हो जाएगा अब उसमें कुछ और नहीं घोला जाएगा तो उसी को कहेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड। लेकिन आपको याद है 30 डिग्री सेल्सियस पे किया गया था, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा और घुल जाएगा। जैसे मान लिया आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया ठंडे पानी में, सैचुरेट मतलब उसमें अब शुगर नहीं डिजॉल्व हो सकता। अब आपने क्या किया, उसको गैस पे रख दिया, खौलने लगा तो थोड़ा सा और शुगर तो उसमें डिजॉल्व हो जाएगा ना। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो सैचुरेटेड टर्म है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, इसलिए हमें टेम्परेचर को स्पेसिफाइड करना पड़ेगा, है ना। तो सॉल्युबिलिटी अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होती है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको समझ में आया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हम कोई और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, क्या तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें और सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा टर्म जो हमारा यूज होता है किसमें किसमें, सॉलिड एंड लिक्विड में। गिन लीजिए, पहला क्या था, क्रिस्टलाइजेशन, पहला डिसोल्यूशन, दूसरा क्रिस्टलाइजेशन, थर्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम, अगला सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगला अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी 5 टर्म्स हमने पढ़े हैं। अब हमें पढ़ना है वो फैक्टर्स जो सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन को इफेक्ट करते हैं, यानी कि सॉलिड जब लिक्विड में डिसॉल्व होता है यानी कि सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। इसकी सॉल्युबिलिटी को, किसी ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें सॉलिड को लिक्विड में घोला गया है उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसे इफेक्ट डालते हैं। तो इस फैक्टर्स में हमें बहुत सारे फैक्टर्स हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले फैक्टर्स पढ़ना है हमें, पहला फैक्टर हमारा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में हमें क्या पढ़ना है, क्या है तो हमें ये टेम्परेचर में ये पढ़ना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी। तो तुम ये बताओ, जो सॉलिड को अगर तुम लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो तो ये क्या है, कह दो ये 2 तरह का हो सकता है, या तो ये एक्सोथर्मिक हो सकता है, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो सकता है, या ये प्रोसेस कैसा हो सकता है, एंडोथर्मिक हो सकता है। ठीक, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, कह दो जिसमें से टेम्परेचर निकलता है, बाहर निकलता है। तो टेम्परेचर जिसमें से बाहर निकलता है उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, इसमें निकलता है और इसमें टेम्परेचर। अब बताइए, सॉलिड को लिक्विड में मिलाना 2 तरह का होता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो अब यहाँ लीचेटल प्रिंसिपल लगा लो ना। अगर कहेंगे सॉलिड को लिक्विड में हम घोल रहे हैं, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये प्रोसेस स्लो हो जाएगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। और एंडोथर्मिक में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, है ना। टेम्परेचर निकल रहा है, कह दो ऐसे ही गर्म दिमाग का आदमी है, इसमें एक तो वैसे गर्मी निकल रही है, ऊपर से और गर्मी बढ़ा दोगे यार तो ये दिक्कत हो जाएगा ना, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, गुस्सा आ जाएगा। अब एंडोथर्मिक है, थोड़ा ठंडा दिमाग का आदमी है, वो ठंडी लग रही है, थोड़ा गर्मी दोगे तो बहुत, है ना, आप समझ रहे हैं कि ठंडी में टेम्परेचर बढ़ाने में कितना मज़ा आएगा, है ना। अब इतना ना बढ़ा दीजिए कि, है ना, खैर चलिए वो बात की बात है। तो हम टेम्परेचर के बारे में हमने समझ लिया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, कह दो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, तो कह दो आप ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है तो घटेगा, एंडोथर्मिक है तो इंक्रीज कर जाएगा। तो पहला टर्म हमारा फैक्टर क्या है, हमारा है टेम्परेचर। ठीक, अब अगला क्या है, नेचर ऑफ सोल्यूट। नेचर ऑफ सोल्यूट, तो नेचर ऑफ सोल्यूट का क्या इफेक्ट आता है सॉल्युबिलिटी पे। तो हम चलिए नेचर ऑफ सोल्यूट पढ़ने जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट को फिक्स कर लेते हैं। हमारा सॉल्वेंट वाटर रहेगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी से बड़ा प्यार भी है हमको, है ना, आपको भी होना चाहिए, सबको होना चाहिए। जल बचाओ, पानी बचाओ। अब क्या करना है, इसमें हमें करना क्या है,
जो सॉल्वेंट है उसको फिक्स कर देना है, मतलब तीनों में क्या ले लेना है, कोई एक ले लेना है, वाटर। टेम्परेचर भी इसका फिक्स कर दो, टेम्परेचर फिक्स कर दो, प्रेशर फिक्स कर दो और सॉल्वेंट फिक्स कर दो। अब क्या करना है, अब तीनों में बदल बदल का सोल्यूट डिसॉल्व करो। इसमें क्या डिसॉल्व करो, शुगर, इसमें क्या डिसॉल्व करो, साल्ट, इसमें क्या डिसॉल्व करो, मान लो कुछ भी डिसॉल्व कर लो, बेंजीन कर लो, है ना, C6H6। तो तुम सोचो जितनी तेजी से सोल्यूट डिसॉल्व होगा, सॉरी शुगर डिसॉल्व होगा, उतनी ही तेजी से साल्ट भी डिसॉल्व होगा। क्या जितना सॉलिबिलिटी, जितना शुगर इसमें 1 लीटर में डिसॉल्व होगा, मान लो सब 1 लीटर है, मान लो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो क्या जितना सॉलिबिलिटी इसका होगा वो इतना ही? सीधी सी बात है, ऐसा नहीं होगा। यानी कि हम और एक और बात है, ये नेचर पे डिपेंड करेगा, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, तो पोलरिटी नॉन पोलरिटी यानी उसकी टाइप पर भी उसका जो सॉलिबिलिटी है वो चेंज होता है, बदलता है। तो ये हो गया नेचर ऑफ सोल्यूट। अब हम क्या पढ़ेंगे अगला, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पढ़ेंगे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पढ़ेंगे। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में क्या पढ़ना है, अब हमें क्या करना है, सेम वही काम थोड़ा सा अदल बदल करके करना है। टेम्परेचर तो पहले फिक्स कर देंगे, कह दो वो हम लोगों ने रखा है 25 डिग्री सेल्सियस पहले से, है ना। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस बार सोल्यूट फिक्स रखना है। मान लो इसमें भी साल्ट ले लो, इसमें भी ले लो साल्ट, इसमें भी ले लो साल्ट, साल्ट ले लो, टेम्परेचर 25 डिग्री फिक्स है। अब क्या करना है, अब इसमें 1 लीटर वाटर लिया, अब देखो इसमें 1 लीटर एल्कोहल लिया, इसमें 1 लीटर CCl4 लिया। अब जरा बताइए तो क्या सब में सॉलिबिलिटी बराबर होगी? नहीं होगी, है ना। पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। तो भाई साल्ट पोलर है, वाटर भी पोलर है, तो यहाँ सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी, कहीं होगी ही नहीं। तो यानी कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी इस पर इफेक्ट डालता है, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम वही यूज़ करेंगे, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि जो जैसा है वो वैसे में ही डिसॉल्व होगा, है ना। चलिए अब अगला है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का क्या होने वाला है, कहिए, आइए देखिए। प्रेशर में आपको मालूम है कि सॉलिड में जो कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, छोटे बच्चे पढ़ते हैं, आपको अभी है ना अच्छे से पता है, बचपन से ही आपने पढ़ लिया है कि सॉलिड की कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं होती, लिक्विड की कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं होती, गैस की कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं इन दोनों को, यानी कि इन दोनों को हमें चेंज करने पर इनका सॉलिबिलिटी पे कोई असर नहीं आएगा, और आएगा भी तो नेग्लिजिबल होगा, इतना कम होगा कि हम उसे मेंशन नहीं करेंगे। तो जनरली हमें कहना है कि प्रेशर का इस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन अगर गैस भूलें तो कह दो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, तो अब पढ़ना है। तो ये टॉपिक हमारा हो गया, इसमें इतना ही पढ़ना है। अब हमें अगला हेडिंग डालना है, सॉलिड इन गैस इन लिक्विड।